नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया की चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, हम एनसीईआरटी सीरीज़ को पूरी तरह से कवर अप करेंगे और मैं वीडियो लेक्चर्स लेके स्टार्ट आज कर भी रहा हूँ। इस सीरीज़ की मैं वीडियोस जल्दी लेकर आऊँगा ताकि आप लोग टाइमली अपने स्कूल के सिलेबस को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ख़त्म कर सकें। तो जैसे कि हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया खोलेंगे तो उसका पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे ही हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक डेट आता है और ये डेट है 14 जुलाई 1789। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। आज के डेट में हम लोग पेरिस सोचते हैं तो हमें लगता है हाँ बहुत अच्छा है, रोमांटिक जगह है, खूबसूरत जगह है। लेकिन उस समय में पेरिस ऐसा नहीं था। उस समय में पेरिस जो था स्टेट ऑफ अलार्म में था। काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी, लोग वहाँ से भाग रहे थे और सब में हल्ला मच गया था कि जो ट्रूप्स हैं, जो सेनाएं हैं, वो आ रही हैं। किंग ने बोला है कि उन्हें शहर में आइए और ओपन फायर कर दीजिए। ऐसा लोगों के बीच में र्यूमर्स था कि किंग ने बोला है कि आर्मी को बुलाओ और लोगों के बीच में ओपन फायर कर दो। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोकल फ्रेंच सिटीजन्स हैं, उन पर ओपन फायर कर दो। तो अब र्यूमर हो गई है, बात तो फैल गया है। तो इसी र्यूमर से बचने के लिए कुछ 7,000 लोग, मतलब मेन एंड वुमेन, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। उस समय एक टाउन हॉल हुआ करता था जहाँ पे किंग बैठता था, सारे इंपॉर्टेंट फैसले होते थे। अभी वो एक हेरिटेज होटल में बदल लिया गया है। आप चाहें तो गूगल पे उसकी वीडियोस देख चुके हैं, काफ़ी देख सकते हैं। एक काफ़ी लैंडमार्क बिल्डिंग है वो। फ्रेंच कल्चर वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाती है। तो अभी तो वो हेरिटेज होटल बन गया, लेकिन उस समय के हिसाब से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंटल चीज़ थी। तो वहाँ महाराजा बैठा करते थे। तो राजा आए तो 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल और उन्होंने क्या किया कि हम पीपल्स मिलिशिया फॉर्म करेंगे, हम पीपल की तरफ से रेजिस्टेंस देंगे, हम राजा के लोगों को, राजा की सेना को खुद को मारने नहीं देंगे, हम अपनी जान की प्रोटेक्शन करेंगे। और उन्होंने आर्म्स के लिए, क्योंकि उन सुरक्षा के लिए तो आर्म्स चाहिए, क्योंकि राजा की जो सेना होगी उसके पास तो हथियार होंगे, तो इन्हें भी अपने प्रोटेक्शन के लिए आर्म्स चाहिए। तो इसी आर्म्स की तलाश में उन्होंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ दी। फिर कुछ कुछ 100 लोगों का जो ग्रुप है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ मार्च किया और उन्होंने बैस्टिल एक प्रिजन है, काफ़ी कुख्यात प्रिजन है, लोग उससे काफ़ी डरते थे। आज के डेट में तो बैस्टिल बचा नहीं क्योंकि उस समय लोगों ने इसे तोड़ दिया, लेकिन आप गूगल पे जाके देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन उसके, मतलब मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन था, माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन जो था बैस्टिल, उस पर वो लोग चढ़ गए, उन्होंने हल्ला बोल दिया, वहाँ पे बवाल मचा दिया। किस उम्मीद से? इस उम्मीद से कि उन्हें वहाँ एम्यूनिशन मिल जाएगा, क्योंकि जेल है, उन्हें लगा जेल है, काफ़ी कुख्यात जेल है, तो वहाँ एम्यूनिशन तो मिल ही जाएगा। और जो वहाँ आर्म्ड फाइट्स हुई लोगों के बीच में और वहाँ के प्रिजन स्टाफ के बीच में, वहाँ जो हमारा कमांडर है बैस्टिल का, वो मारा गया और सारे प्रिजनर्स रिलीज़ कर दिए गए। उन्हें लगा था काफ़ी ज़्यादा प्रिजनर्स होंगे, लेकिन केवल 7 ही प्रिजनर्स थे। और बैस्टिल से जो नफ़रत था ना लोगों का, वो बैस्टिल से नफ़रत प्रिजन था इसलिए नहीं था, बैस्टिल से नफ़रत ये था क्योंकि एक आर्किटेक्चरल मार्वल था और राजा के पावर को दिखाता था कि राजा जब जिसे मन आए जेल में डाल सकता है, राजा को जब जिसे मन में आए रोक सकता है, उसके पावर रोक सकता है। तो इस चीज़ की वजह से इससे राजा के एक डेस्पोटिक पावर का निशान समझा जाता था, जिसकी वजह से इसको तोड़ दिया गया। और वहाँ का जो फोर्ट्रेस था, वहाँ की जो किला था, उसे भी तोड़ दिया गया। और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे ना, जो किला तोड़ने के बाद, उस समय तो पत्थर की चीज़ें बनती थी, तो बेच दिया गया। लोग खरीदने लगे कि हाँ भाई, जिस दिन बैस्टिल टूटा हम भी थे, सोवेनियर के रूप में उसे रखने लगे। ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों। जो डेज आया ना, ये सारे तो ऑनगोइंग, ये सारे कारण हैं क्या डेवलप हो रहे हैं। जो डेज आए इस घटना के बाद, उसने पेरिस में बहुत ज़्यादा राइटिंग देखी और कंट्री साइड में, मतलब शहर में भी और गांव में भी काफ़ी ज़्यादा एक राइट्स का माहौल हो गया था। लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर द हाई, अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब इंडिया में हम लोग दाल चावल ऐसी चीज़ें खाते हैं, ये हमारा स्टेपल डाइट है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टेपल डाइट है ब्रेड। और उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ के लोग ब्रेड तक नहीं खरीद पा रहे थे। अब ब्रेड नहीं खरीद पा रहे भैया, तो खाएंगे क्या? और जब हिस्टोरियंस लुक बैक एट टाइम, वो देखते हैं कि एक चेन ऑफ इवेंट्स है, जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह एक चेन ऑफ इवेंट्स है। और ये चेन ऑफ इवेंट्स क्या करता है? दिस अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। यही रिवॉल्यूशन धीरे धीरे वहाँ के राजा का एग्जीक्यूशन में बदल जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस समय इस चीज़ को नहीं सोचा था। तो हम लोग जानेंगे क्यों हुआ।
अब आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं बैस्टिल। जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन उस समय बैस्टिल एक आर्किटेक्चरल मार्वल था, लोग काफ़ी ज़्यादा देखते थे। भले इसमें प्रिजनर्स कम थे, लेकिन अब लोग सेलिब्रेट, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग झुंड में फायरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे तोड़ना चाहते थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड इट एज अ सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का घटना हुआ। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बोरबन फैमिली, फ्रांस में बोरबन फैमिली का शासन था। जैसे कि हमारे मुगल्स थे, उनमें बोरबन थे, और बोरबन फैमिली के लुई 16 जो है वो फ्रांस के थ्रोन पर बैठे। और ये महामूर्ख आदमी, ये 20 साल के थे और ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनियट से इनकी शादी हुई थी। अब तो ना भाई प्रिंस के पास दिमाग है लुई 16 के पास, ना इनकी रानी के पास दिमाग है, दोनों मूर्ख। होता कि भाई एक भी समझदार है तो कोई ऑप्शन होता, कोई बढ़ने का ऑप्शन होता। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि क्यों। जैसे अपॉन हिज एक्सेशन द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, जब वो राजा बना तो उसे दिखा कि भाई यहाँ का खजाना तो खाली है, हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है। अब अगर किसी राजा के पास खजाना नहीं होगा तो वो क्या करेगा? राजा के पास खजाना नहीं होगा तो वो चीज़ों को फिर थोड़ा टैक्स बढ़ाएगा, बाकी जो बाहर एक्स्ट्रा खर्चे उनको बंद करेगा, थोड़े क्लर्जी, थोड़ी नोबिलिटी, सबके खर्चे रोकेगा। लेकिन लुई 16 तो जैसे मैंने कहा महामूर्ख। लेकिन ये खाना माफ़ कीजिएगा, खाना खजाना से याद आ गया, ये खजाना जो है ये खाली क्यों हुआ? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर जो ये फ्रांस लड़ रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके वजह से ये खजाना खाली हुआ। उसके ऊपर से जो पैलेस ऑफ वर्साइलिस जो काफ़ी बड़ा था, वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, देश विदेश के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनको मेंटेन करने में खर्चा होता था, क्योंकि ये सारे लोगों के डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थे। और ऊपर से लुई 16 इतने बड़े मूर्ख, खाली खजाने के बाद भी इन्होंने ब्रिटिशर्स से अपनी लड़ाई बस लड़ने के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ के अगेंस्ट में वॉर लड़ा। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कब हुआ था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, ठीक है? काफ़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्रांस क्यों छुड़वाना चाहता था? लुई 16 हमारे क्यों छुड़वाना चाहते थे? क्योंकि इनका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। तो अब भाई लड़ाइयाँ हो रही है तो पैसे तो खर्च होंगे ही। तो ये वॉर से क्या हुआ कि ये बिलियन लिवरेज का डेप्ट और बढ़ गया। जो पहले से उनका कर्ज था 2 बिलियन लिवरेज का था। ये लिवरेज जो है वहाँ का करेंसी, अभी तो खैर यूरो हो गया है, पाउंड हो गया है, काफ़ी जगह अलग अलग करेंसी है। उस समय की करेंसी लिवरेज थी जो अभी नहीं चल रही है। तो जो पहले से उनके पास 2 बिलियन लिवरेज का कर्ज था, लुई 16 ने ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़के और उसको 1 बिलियन बढ़ा दिया, तो अब टोटल हो गए 3। अब भाई लेंडर्स तो समझिए कि लुई 16 तो भाई महामूर्ख है, पैसे तो दे नहीं पाएगा। तो ये लोन्स पे अब इंटरेस्ट चार्ज करने लगे 10% की, भाई अब हमारा पैसा दो, बात ख़त्म करो। अब इसी वजह से क्या हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट को अपना ज़्यादातर हिस्सा जो है बजट का इंटरेस्ट पेमेंट में चुकाना पड़ा, और इसी खर्च की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रेजरी खाली होने लगी। ऊपर से इसके ऊपर से भी इनको आर्मी मेंटेन करनी थी। भाई सरकार चलाने में काफ़ी सारी चीज़ें होती ना, इनको आर्मी मेंटेन करनी थी, इनको इनका कोर्ट मेंटेन करना था जिसमें नोबल्स बैठते थे, उनकी सेनाएं आती थी, उनका खाना पीना, नाच गाना, शराब, काफ़ी चीज़ें होती। गवर्नमेंट ऑफिस थी कि भाई रोड बना रहा है कोई, उस समय भी एक गवर्नमेंटल सेटअप था ना, सोसाइटल सेटअप था, उसको मेंटेन करना था। यूनिवर्सिटीज़ चलानी थी एडुकेशन की। और इस पर से क्या हो गया कि स्टेट को में टैक्स बढ़ाना पड़ गया। भाई सब कुछ चलाना ही है, इंटरेस्ट भी देना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से देने आए। टैक्स भी बढ़ाना ठीक था, जनता को वो भी मंजूर था कि येट इवन दिस मेजर वुड हैव बीन सफाइज्ड, ये भी चलता। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि फ्रांस की सोसाइटी उस समय 3 हिस्सों में बटी थी, जिसे फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता है। वो काफ़ी एक पुरानी सिस्टम थी, और इसमें जो बस तीसरा हिस्सा था ना, वही टैक्स देता था। तो हम लोग जानेंगे तीसरा हिस्सा क्या होता है। अब आप लोग राइट साइड में देखिए, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है। पहला स्टेट था क्लर्जी, यानी जो रिलीजन से जुड़े लोग थे उस समय, जो पादरी हो गए, बिशप्स हो गए, आर्च बिशप्स हो गए, तो ये सारे जो लोग हैं ना, जो धर्म से रिलेटेड है, उनको हमेशा सबसे ऊपर माना जाता था। क्यों? क्योंकि रिलीजन उस समय का एक बहुत बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर था। तो क्लर्जी सबसे ऊपर आ गई, इन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ता था। उनके नीचे है नोबिलिटी। अब भाई नोबिलिटी है राजा, राजा के भाई बच्चे, राजा के बीवी के परिवार वाले बच्चे, रानी की, मान लो रानी है, रानी की 400 दासियाँ हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई हवा चला रहा है, सबके अलग खर्चे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हेवी खर्चा था। और तीसरा स्टेट, अब आप थर्ड स्टेट देखोगे जो टैक्स देती थी,
और थर्ड एस्टेट में भी डिविजन्स है। थर्ड एस्टेट में ये डिविजन्स है कि भाई उस थर्ड एस्टेट में पैसे वाले लोग भी थे, गरीब लोग भी थे। कैसे? उसमें 3 डिविजन्स है। पहला डिवीजन क्या है? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये जो मतलब समाज के ऊंचे तबके के लोग थे वो आते थे। फिर आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, मतलब ऐसे ऐसे मजदूर जिनके पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन भी थी। और फिर तीसरे कैटेगरी में आते थे स्मॉल पीजेंट्स या लैंडलेस लेबर या सर्वेंट्स, कि जो छोटे मजदूर थे या जो लैंडलेस लेबर थे, उनके पास कुछ था नहीं, छोटे किसान हो गए। और सर्वेंट जो घरों में काम करते हैं लोगों के, राजा रानियों के नहीं, जो लोगों के घरों में काम करते हैं, जैसे इन बिजनेसमैन के घरों में जो सर्वेंट्स काम करते हैं, वो ये तीसरे कैटेगरी में आते थे। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। और ये जो सोसाइटी है ना, जो मिडिल एजेस, जो मिडिवल वर्ल्ड के समय जो जैसे कास्ट डिवीज़न हुआ था हमारे इंडिया में, उसी तरह इनके पास क्लास डिवीज़न हुआ था, ये उसी का हिस्सा था। और 1789 से पहले जो सोसाइटल सेटअप था या जो भी वहाँ कुछ था, उसको डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ओल्ड रिजाइम, यानी कि पुराना शासन। ठीक है। अब आप फिगर 2, जैसे कि मैंने बताया सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, थर्ड सोसाइटी में भी डिविजन्स थे, 3 क्लासिफिकेशंस थी, हायरार्की थी एक। तो पेजेंट्स मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो फ्रांस की उस समय की टोटल आबादी थी उसके 90% लोग तो भाई किसान, मजदूर, पीजेंट्स यही सब थे। और इनमें से भी बहुत छोटे नंबर जो है ना, उनके पास ज़मीन थी जिस पे वो खेती करते थे। मतलब मजदूर इतने सारे, लेकिन उनमें से किसी के पास ही मतलब प्रॉपर ज़मीन है जिस पे वो खेती कर सकते हैं। ठीक है। उस 60% ज़मीन जो थी फ्रांस की, वो नोबल्स और चर्च और जो थर्ड एस्टेट के जो ऊंचे लोग थे, जैसे बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मेंबर्स ऑफ द कोर्ट हो गए, इनके पास थी भाई 60% ज़मीन। ठीक है। और जो मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट है, यानी कि क्लर्जी, यानी कि पादरी हो गए, या फिर जो भी हमारे रिलीजन से, धर्म से जुड़ा है, धर्मगुरु, और नोबिलिटी हो गए, राजा के परिवार वाले, उन्हें काफ़ी प्रिविलेजेस मिलती थी बर्थ से, उनको लड़ना नहीं पड़ता था किसी चीज़ के लिए। और काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज ये थी कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। उसके ऊपर से उनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थी अपने शासन को लेके। ठीक है। उनके पास फ्यूडल ड्यूज भी थे कि उनके भाई तो हमारे पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको एक एक गांव दे दिया गया है कि आप यहाँ की फ्यूडेटरी संभालो, आप यहाँ का सेटअप संभालो, आप यहाँ से जो पैसा, जो रेवेन्यू आ रहा है आपके हिसाब से, आपको जो मन में आए ले लो, ये आपका गाँव है, ये आपके अंदर है। ठीक है। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, कि जो पीजेंट्स थे ना भाई, उनको अगर मालिक बोला कि भाई खेती करने के बाद हमारे घरों में भी काम करना है, तो वो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूडेटरशिप थी, फ्यूडेटरी थी, उनको करना पड़ेगा। ठीक है। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, कि मान लो किसी एक आदमी के गांव में लोग नहीं है, तो उन्हें बोला कि भाई तुम किसान हो, आओ हमारे आर्मी में लड़ो, या फिर यहाँ मजदूरी करना है, रोड बनाना, ये करो। तो वो भी तीसरे एस्टेट के जो गरीब पीजेंट्स थे ना, मना नहीं कर सकते थे नोबल्स और क्लर्जी को। ये चीज़ें एक सोसाइटल सेटअप का हिस्सा बन चुकी थी। और इनमें से जो चर्च है ना, चर्च एक काफ़ी ज़्यादा शेयर ऑफ टैक्सेस लेता था। मतलब जो स्टेट टैक्स है, जो हमें फ्यूडेटरी टैक्स देना है, उसके ऊपर से अब एक चर्च को भी टैक्स देना, जिसका नाम था टिथेस, जिसे वो किसे लेता था? पीजेंट से। और उसके बाद सारे मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, बिजनेसमैन से लेके पीजेंट्स को भी, स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था टाइले, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब वो तो जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, उन्हें उसे देना ही पड़ता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में ऐड की जाती हैं, डेली की चीज़ों में ऐड की जाती हैं, जैसे हमारा जीएसटी। तो उस समय में कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, टोबैको, इन सब चीज़ों में उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारे जो खर्चे थे टैक्स देने के, ये सब तो अकेले थर्ड स्टेट ही ले रहा था, तो उसकी तो भाई हालत ख़राब हो गई। ये देखो टीथे क्या है? टीथे अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब पैसे नहीं लेते थे ये क्या बोलते थे कि भाई अपने जो तुमने जो पूरा उगाया है, तुम्हारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, भले वो पैसा है या अनाज है, या हमें उसका 1/10 चाहिए। तो ये भाई सीधे चूसने वाली बात हो गई कि भाई ले लो जितना मिल रहा है। अब आपके सामने एक डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका नाम बुक में दिया हुआ है स्पाइडर एंड द पीजेंट। स्पाइडर एंड द फ्लाई ऐसे कहा जाता है, द पीजेंट एंड द फ्लाई, या ऐसा ही कुछ नाम है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। आई एम वेरी सॉरी, नीचे दिया हुआ है, मैं देख नहीं पाया। द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये किसने बनाया ये तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है टोपी पहन के, वो हमारा फ्रेंच लॉर्ड है। ये नोबिलिटी का हिस्सा देख के लग रहा है, क्लर्जी का हिस्सा तो लग नहीं रहा है, नोबिलिटी का ही हिस्सा लग रहा है। तो नोबिलिटी का हिस्सा है ये।
भाई देखो कितने शान व शौकत से बैठे हुए हैं साहब, और ये गरीब है उसके बगल में। अभी आप देख रहे हो उसके सामने कितना सारा धन है, कितना सारा धन रखा हुआ है बोरे में, लेकिन फिर भी वो गरीब जो आ रहा है किसान, उससे वो लेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है द पीजेंट एंड द फ्लाई, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। यहाँ जो स्पाइडर है ना, वो यहाँ नोबल मैन है जो कि जाल बोलते हैं, और ये फ्लाई जो है, जो ना चाहते हुए भी उनके जाल में फंस जाता है। इसे अपना हिस्सा देना ही पड़ेगा, वो धन देना ही पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा कारण था कि लोग भाई गुस्से में थे। उन्हें बोला कि भाई आप तो हमसे सभी कुछ छीने जा रहे हो, तो हम सब कुछ छीन ही लोगे तो हम रहेंगे किससे। तो एक एक डायलेमा का बात ये भी था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो फ्रांस की पॉपुलेशन है ना, वो 23 मिलियन जो थी 1715 में, वहाँ से बढ़ के हो गई 28 मिलियन 1789 में। मतलब काफ़ी समय में, काफ़ी कम समय में 5 मिलियन ऐड हो गया। अब भाई टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और उसमें पॉपुलेशन ऐड होगा, तो एक महामारी का सिचुएशन तो बनेगा ही ना। इसके वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स की। भाई अब खाने वाले मुंह ज़्यादा हो गए तो फूड ग्रेन्स की मांग तो बढ़ेगी। और लोगों के पास ज़मीन ही थी, सारे ज़मीन तो ले रखी थी क्लर्जी ने। तो ये जो खेती है ना, ये कीप अप नहीं कर पा रही थी डिमांड के साथ, क्योंकि खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और खिलाने वाले लोग बहुत कम। और चूँकि जो ब्रेड है, जो वहाँ का स्टेपल डाइट है, उसका दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब जो लेबर्स काम करते थे वर्कशॉप में, तो भाई कहीं पे भी आप आज भी देखो तो उनके मालिक उनका किराया फिक्स करते हैं, पगार फिक्स करते हैं कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इतने लिवरेज मिलेंगे, जो मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सैलरीज थी ना, ये आजकल के बढ़ते डिमांड जो थे इन्फ्लेशन के साथ, वो मैच नहीं कर पा रही थी। कि ब्रेड हो गए भाई 10 पैसे के, आप हमें दे रहे हो 30 पैसे, मतलब 3 टाइम ब्रेड खाएंगे तो हमारी सैलरी तो उसी में ख़त्म हो गई, तो हम कैसे करेंगे। तो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई लोगों में, क्योंकि वेज जो ओनर्स थे उनका पैसा बढ़ते जा रहा था, जो गरीब थे वो गरीब ही होते जा रहे थे। तो अमीर और गरीब का जो गैप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और दिक्कत तब आई जब हेल यानी पत्थर वत्थर जो गिरते हैं ना आसमान से, जो आइस आइस रेन होती है, हेल स्टॉर्म आता है, उसके वजह से क्या हुआ, या फिर कभी कभी सुखाड़ आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसके वजह से जो हार्वेस्ट ख़त्म हो जाता था, खेती ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद तो और दिक्कतें आ जाती थी, क्योंकि फिर और महंगाई बढ़ जाती थी, लेकिन उनके पैसे नहीं बढ़ते थे, तो अब ये खाएंगे कैसे। तो इसकी वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया। और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बार होने लगा ओल्ड रिजाइम में। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, माफ़ कीजिए अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। यानी कि जो हमारी जीवन की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी हम पूरा नहीं कर पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। कि भाई इसमें तो भूखमरी की हालत हो गई कि हम करें क्या, खाए क्या, रहे कैसे। और ये था इनका स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं इसकी वीडियोस में दिन में 2 वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, ताकि जल्द से जल्द हम लोग क्लास 9 के इस बुक को ख़त्म कर सकें। फिर वही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम NCERT है, इसमें PDF देने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे बुक ही अवेलेबल है, मैं सीधे बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने इसमें कोई प्रेजेंटेशन या नोट्स नहीं बनाए हैं। तो अगर आपके कोई भी जेन्युइन डाउट्स या क्वेरी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं सबके आंसर्स दूँ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।